हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय वीडियो। सभी वीडियो आप पसंद कर रहे हैं मेरा, आप लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसलिए मेरे को बहुत उत्साह आ रहा है। नीट के एग्जाम देने वाले बच्चे और यहाँ तक कि जो फाउंडेशन नीट की तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास के बच्चे, वो सब बच्चे भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों के कारण मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ वीडियो बनाने के लिए। हर बार मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें कुछ न कुछ नई चीजें आप लोगों के लिए डालने की कोशिश करती हूँ। इससे पहले मैंने क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन जो नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने सेल डाला था, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको। वो वीडियो आप सबने देखा होगा और उस वीडियो के बाद अगला वीडियो है कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, उस सेल के भीतर क्या क्या चीजें होती हैं जिससे वो कंप्लीट एक सेल बना है। सेल बताते इसमें ही मैंने आपको बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो होती है वो क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। कोशिका मैंने बताया आपको एक ईंट के जैसी होती है, मतलब हर कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं हैं और हर कोशिका की अपनी एक बाउंड्री लाइन होती है। कोशिका की जो बाउंड्री लाइन होती है उस बाउंड्री लाइन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसी को ही हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को इंटरनल इन्वायरमेंट से, जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट करने का काम करती है। ये जो सेल है, सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, ये बनी किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, ये बनी होती है, जब आप भी कहीं पर भी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है पीएलपी। इसमें हमेशा आप देखेंगे कि इसमें लिखा रहता है कि पीएलपी लेयर से बनी हुई है। और सबको ही आपको बताएंगे कि प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन लेयर से ये मिलकर के बनी होती है। अब आप देखिए कि लिपिड लेयर बीच में है और उनके दोनों की तरफ प्रोटीन लेयर है। जहां भी आप पढ़ेंगे, जहां भी आप सोचेंगे, वहां पर आपको एक सैंडविच की कल्पना आएगी कि यहाँ पर एक सैंडविच है और इस सैंडविच में दो ब्रेड के टुकड़े हैं और यहाँ पर बीच में आपने मटेरियल भर दिया है और जो मटेरियल भरा है वही लिपिड है और ये ऊपर जो दिख रहे हैं वो आपको प्रोटीन। लेकिन 3D में देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएलपी, ये जो लिपिड लेयर होता है, ये लिपिड लेयर जो है वो बाई लेयर है। ये बाइलेयर का मतलब ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ रहता है। कैसे फॉस्फोलिपिड से बना हुआ रहता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर में एक राउंड दिख रहा है वायलेट कलर का और नीचे भी दिख रहा है और फिर बीच में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे खाली जगह दिख रही है। तो ये जो है वो फॉस्फोलिपिड है। ये जो पोर्शन है ये देख रहे हैं आप, ऊपर का पोर्शन, ये पोर्शन जो है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से इसको प्यार है, ये पानी की तरफ रहता है। और ये जो इसमें टेल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये लिपिड का यहाँ पर दो लेयर, बाई लेयर लिपिड है और यहाँ पर प्रोटीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैंडविच के जैसे ये दिख रहा है। लेकिन आप जब 3D स्ट्रक्चर में आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर इसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, किसी इसका 3D स्ट्रक्चर में आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 3D बना के दिखा रही हूँ, ये 3D है। ये इस तरह से जो 3D स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, यहाँ पर देखिए कि जैसे ये है, यहाँ पर प्रोटीन पूरा है, प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये नीचे भी ऐसे धंसा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये प्रोटीन है, ये पूरा नीचे धंसा हुआ है। ये देखिए पूरा ऐसे एम्बेडेड, ये देख रहे हैं आप, 2D में ऐसा दिखता है, ये पूरा एम्बेडेड होता है। तो एम्बेडेड होगा तो कोई भी चीज ऊपर भी रहेगा और नीचे भी चला जाएगा, ऊपर भी रहेगा नीचे भी चला जाएगा। तो यहाँ पर उसका लेयर, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ, प्रोटीन दिख रहा है, ये बीच में लिपिड है ही है। तो प्रोटीन का जो लेयर है वो लिपिड के लेयर में एम्बेडेड होता है, उसके साथ में उसमें पूरा पूरी तरह से सेपरेट नहीं होता, बल्कि बीच बीच में ऐसे होता है। ऊपर का जो उसका पूरा पार्ट दिखता है, ये हमको पूरा एक लेयर है, ये ऐसे उसका लेयर बन जाता है। तो बना होता है ये पीएलपी लेयर से, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन लेयर से बना होता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये बिल्कुल दोनों को, सेल को ये अलग कर देता है।
तो क्या करेगा, क्या सेल के अंदर कुछ जाएगा ही नहीं? ऐसा नहीं है। कुछ चीज ये इलास्टिक होता है, मतलब ये जल्दी से ये फैल भी सकता है, थोड़ा सिकुड़ भी सकता है। ये सब गुण इसमें होते हैं। फिर उसके साथ ही साथ ये है कि ये परमीबल होता है, लेकिन सब चीजें इसके अंदर में नहीं जा सकती हैं। ये होता है, कभी कभी पर ये सेमी परमेबल होगा, कहीं कहीं पर ये सेलेक्टिव परमेबल होता है। सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल क्या है, ये मैं आपको आगे बताते जा रही हूँ। सबसे पहली बात, आप इस शब्द से परिचित हैं, इम्परमेबल। इम्परमेबल मतलब जिससे कोई भी चीज आर पार नहीं जा सकता। यदि कोई लिक्विड कहीं से जाना है तो वो कहीं जैसे लिक्विड आर पार नहीं जाएगा। जैसे कि आप कोई भी यहाँ पर बड़ा सा स्टील डाल देंगे, स्टील का शीट डाल देंगे, इसके ऊपर यदि पानी डालेंगे तो ये नीचे नहीं आएगा। तो ये हो गया इम्परमेबल। परमेबल का मतलब ये रहता है कि जो भी चीज आप डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, तो परमेबल होता है। तीसरी जो चीज होती है वो होती है सेमी परमेबल। सेमी परमेबल क्या है? सेमी परमेबल जो होता है वो केवल सॉल्वेंट को ही अंदर जाने देता है, सॉल्यूट को अंदर नहीं जाने देता है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आगे करूंगी। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक जो चीज है उसी को ही परमिट करना है। तो किसी स्पेसिफिक चीज को परमिट करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसकी जरूरत होती है इन लोगों को, इनको वो है एनर्जी की जरूरत। सेलेक्टिव को करना है तो सेलेक्टिव को करने के लिए किसी ना किसी जरूरत पड़ती है एनर्जी, और बिना एनर्जी के सेलेक्टिव परमेबिलिटी जो होती है वो नहीं हो सकती है। अब आप देखिए किस किस तरह से सेल से कोई चीज अंदर जाता है। सबसे पहला जो मेथड है सेल से कोई भी चीज के अंदर जाने का मेथड, तो वो मेथड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप कल्पना कीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, फ्रंट साइड बोर्ड के साइड में आपका फेस है, क्लास में बैठे हैं, पीछे के दरवाजे से ऐसे कुछ लगा कि कोई अंदर आ रहा है, आपको खुशबू आई, आप सब पलट के देख रहे हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कैसे देखें? क्योंकि जो आने वाला है उसने लगाया है परफ्यूम। आप सब उठ के उसके पास नहीं गए हो, जबकि उसके शरीर में जो खुशबू लगा हुआ है वो खुशबू पूरे इन्वायरमेंट में फैल गया, और पूरे इन्वायरमेंट में फैलने के कारण से वो एक कोने से दूसरे कोने तक चला गया। ये इसका काम सेल में क्या है, मतलब क्या हुआ कि जो परफ्यूम लगाया है उसका एक जगह पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, और जहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है वहां तक वो पूरा फैलता है। इसका एग्जाम्पल एक और है कि जैसे कि आपने वहां पर कहीं पर एक अगरबत्ती लगा दिया, और अगरबत्ती एक कोने में लगा देते हैं, आप जहाँ पूजा करते हैं घर में वहां अगरबत्ती लगा रहता है, लेकिन पूरे घर में उसकी महक फैल जाती है। तो जहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो पूरे लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फैल जाएगा। जहां पर वो जल रहा है वहां पर उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और पूरे कमरे में वो फैल गया। ये है डिफ्यूजन। अब बात आती है कि इस डिफ्यूजन का सेल में क्या काम है। तो इस डिफ्यूजन का सेल में क्या काम है, ये मैं आपको बताती हूँ कि डिफ्यूजन सेल में कैसे काम करता है। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है उन्होंने देखा होगा कि जब लंग में जाते हैं तो इस तरह से ब्लड कैपिलरीज का पूरा जाल बिछा होता है। लंग में एल्वेलाई है, और एल्वेलाई में इस तरह से पूरा जाल बिछा हुआ है। हार्ट, जिसने मेरे वीडियो देखा है हार्ट में, उसने देखा होगा कि लंग में जाकर के ब्लड प्योर हो जाता है। अब देखिए, फिर आप यहाँ पर दूसरी चीज देखिए, मैं इसको यहाँ से रेड कलर में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है लंग में। तो दोनों डिफ्यूज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगा और यहाँ पर फिर ऑक्सीजन चला जाएगा पूरे बॉडी के भीतर। तो डिफ्यूजन का जो काम है वो लंग में होता है, और गैस का एक्सचेंज इसी मेथड से होता है। फिर बात आती है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो चीजें हैं। ऑस्मोसिस के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तभी, जब तक कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा तब तक ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता है।
देखिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस मैं समझाने के लिए आपको बताती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक आप छोड़िए, बहुत लंबी चौड़ी चौड़ी जगह पे नहीं जाएंगे हम। ये है, एक बीकर है, और ये जो बीकर है इसमें पानी है, ये पानी है। इसमें अब यदि कहीं आप किसी भी फल को डाल दीजिए, किसी भी फल को डाल दीजिए, आप जो है वो किशमिश डाल दीजिए, रेजिन है इसको डाल दीजिए। आपने डाल दिया, इसमें डाला तो ये यहाँ पर जो रेजिन की वॉल है वो बन गई सेमी परमेबल। ये सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन बन गई। अब आपने यहाँ पर डाल दिया पानी में, उसको डाला, ये पानी है ना, इस पानी में आपने डाल दिया। यहाँ पर जो किशमिश है, रेजिन है, इसके भीतर में ये यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेट होता है, ये कॉन्सेंट्रेट है, यहां से पानी इसके अंदर चला गया। फिर कुछ देर तक आप रखते हैं तो ये जो किशमिश है वो ऐसे फूल जाती है एकदम। देखा होगा आपने। ये एकदम सिंपल सा मेथड है, आप घर में भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल मेथड जो है ये आपको मैं बता रही हूँ। तो ऑस्मोसिस के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो है सेमी परमेबल का मेम्ब्रेन का होना। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होने के साथ ही साथ जो दूसरी चीजें होती हैं वो इसमें जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो सॉल्यूशन है वो उनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलग अलग होना चाहिए। मतलब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया दो सॉल्यूशन के बिना नहीं हो सकती, कि एक अकेला सॉल्यूशन ऑस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं कर सकता है। जैसे कि देखिए आप, मैं आपको यहाँ पर फिर से आगे चलते हैं, और आगे चल करके मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ आ जाइए आप, ये देखिए। सबसे पहले आप आइए और एक बीकर लीजिए, एक बीकर ले लीजिए, और उस बीकर में यहाँ पर ये, यहाँ पर इतना पानी इस बीकर में है, और इतना ही पानी इस बीकर में भी है। इसमें आप 1 स्पून सॉल्ट डाल दीजिए, और इसमें भी 1 स्पून सॉल्ट डाल दीजिए। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया? दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल इक्वल हो गया। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि पानी भी इक्वल है और इसमें जितना सॉल्ट डाला वो भी इक्वल है। अब आप लीजिए तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों में सॉल्वेंट भी इक्वल है और सॉलिड भी इक्वल है, इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो दूसरा सॉल्यूशन है, फिर से आप देखिए कि ये जैसे एक बीकर है, और इस बीकर में ये देखिए सॉल्वेंट तो इक्वल है, पानी जो है यहाँ पर आपने डाल दिया ये इक्वल है। इसमें 1 स्पून डाला फिर से आपने सॉल्ट, और यहाँ पर आपने 2 स्पून डाल दिया। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर ज्यादा डाला है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो जब हम हाइपोटोनिक कहेंगे तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसकी तुलना में हाइपोटोनिक होगा। अपने आप में हाइपोटोनिक नहीं बता सकते दो सॉल्यूशन को, कि जब हम तुलना करेंगे तभी हम बताएंगे कि अब उसकी तुलना में 2 की तुलना में 1 जो है वो हाइपोटोनिक हो गया, और 1 की तुलना में 2 जो है वो हाइपरटोनिक हो गया। जब दोनों में सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों इक्वल है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं। अब आप एकदम पूरी तरह से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग होते हैं, और सॉल्यूशन अलग होने के कारण से आप जो है वो सॉल्यूशन बिल्कुल अलग अलग है। अब देखिए आप, सबसे पहले देखिए, ये आप एक बीकर लीजिए, इस बीकर में यहाँ पर पानी लीजिए, और इसमें आप डाल दीजिए अंगूर। बिल्कुल सादा पानी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अंगूर को डाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि अंगूर के अंदर में पानी अंदर चला जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर अंगूर की जो दीवार है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो इस तरह से काम करेगी कि जैसे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो तो है ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें से जो भी पानी है वो इसके अंदर चला जाएगा, और काफी देर तक रखने के बाद अंगूर खराब हो जाता है, अंगूर जो है वो फट जाता है। लेकिन तो अंगूर की तुलना में जो सिंपल पानी है वो कैसा है?
ये है हाइपोटोनिक है। और अंदर में अंगूर का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसमें ज्यादा है, जो उसमें साइटोप्लाज्म है उसका वो कॉन्सेंट्रेट है बाहर के पानी की तुलना में, इसीलिए यहाँ पर अंगूर फट जाता है। अब आप देखिए, यहाँ पर आप लीजिए और एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसमें अंगूर के भीतर का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल रहेगा, तो यहाँ पर अंगूर फटेगा ही नहीं। लेकिन फिर आप एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसमें बहुत सारा शुगर डाल दें या बहुत सारा साल्ट डाल दें और यहाँ पर अंगूर रहेगा, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि अंगूर से ही पानी बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि अंगूर जो है वो क्या है, जो बाहर में सॉल्यूशन बना है उसकी तुलना में वो हाइपोटोनिक हो गया और बाहर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक हो गया। तो इस तरह से आपने समझा कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए हमको जिसकी जरूरत होती है वो होती है कि सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी भी जरूरत यहाँ पर होती है। बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा तो पूरा पानी बाहर चला जाएगा, आइसोटोनिक में ना पानी बाहर जाएगा ना पानी अंदर आएगा, मतलब आएगा भी तो जाएगा बराबर इक्वल रहेगा, और हाइपरटोनिक में यहाँ पर पानी जो है वो सॉल्वेंट जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये सारा मेथड आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो सेल में होती है, और सेल में ऑस्मोसिस के प्रोसेस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल मेम्ब्रेन जो है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब किसी चीज को जबरदस्ती या ढकेल करके अंदर लेके जाना। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिस सब्सटेंस को सेल के भीतर में जबरदस्ती भेजना पड़ता है, और जब किसी चीज को जबरदस्ती भेजेंगे या उसको भेजना पड़ेगा वाली बात रहती है, तो जब भेजना पड़ेगा की बात रहती है तो फिर वहां पर एनर्जी लगता है, और सेल में मिलने वाली जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को एटीपी कहते हैं, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट एनर्जी कहते हैं। और इस एनर्जी के को यूज करके ही सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही साथ सेल में जो और ट्रांसपोर्ट होता है वो है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि लार्ज अमाउंट में सब्सटेंस जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जाते हैं तो उनको हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो है, पहला है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस मतलब मटेरियल भीतर लेना, और एक्सोसाइटोसिस मतलब मटेरियल को बाहर निकालना। एंडोसाइटोसिस के भी दो टाइप हैं, एक टाइप है फैगोसाइटोसिस और दूसरा टाइप है पिनोसाइटोसिस। अब फिनो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ये क्या चीजें हैं? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। जैसे कि कोई सेल फूड इनटेक कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करता है भाई, सेल फूड इनटेक करता है, कैसे नहीं करेगा? अमीबा भी तो एक यूनिसेलुलर है ना, अमीबा फूड इनटेक नहीं करता है क्या? करता है। फिर हमारा डब्ल्यूबीसी जब बीमार पड़ते हैं तो जितने भी जो फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी के भीतर जाते हैं वो फॉरेन मटेरियल को इंगल्फ करने का काम डब्ल्यूबीसी भी करता है, और डब्ल्यूबीसी सेल है तो सेल ईटिंग करता है ना। यस, सेल ईटिंग करता है। सेल ईटिंग के प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल ईटिंग कर रहा है। तो सेल ईटिंग करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप कि किस तरह से सेल में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये सेल में इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है सूडोपोडिया। ये देखिए ए है, ये एक बना सूडोपोडिया, फिर इसके बाद में फिर ये थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल गया, फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कोई मटेरियल है, और फिर लास्ट में ये मटेरियल को पूरा ये अपने अंदर इंगल्फ कर लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे फैगोसाइटोसिस का मेथड होता है। अब ये फैगोसाइटोसिस हमारे लिए क्यों यूजफुल है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, और जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडी अंदर चले जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस अंदर चले जाते हैं, उनको हमारे शरीर के सेल्स जो होते हैं वो इंगल्फ कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो भी है, ये है, ये भी इंगल्फ में बाहरी मटेरियल के इंगल्फ में हेल्पफुल होता है।
फिर उसके बाद दूसरी बात आती है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। सेल ने पानी पी लिया, पानी भी तो पीना है ना सेल को। पिनोसाइटोसिस, ये देखिए, जब कोई बहुत सारा लिक्विड मटेरियल अंदर जाता है तो सेल जो है इस तरह से धंस जाती है अंदर की ओर, और धंसने के बाद फिर बाद में ये वाला पोर्शन बर्न हो जाता है, तो वो अंदर पहुंच जाती है, और अंदर पहुंचने के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं वेजिकल। यहाँ पर ये दिख रहा है, तो ये यहाँ पर वेजिकल, यहाँ का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल की ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल की ड्रिंकिंग। फिर हम आ जाते हैं, तो एंडोसाइटोसिस जो होता है, इसमें क्या है कि एक्सोसाइटोसिस जो होता है, एक्सोसाइटोसिस में जो भी फूड मटेरियल है, जो फूड मटेरियल है एक्सोसाइटोसिस में, वो फूड मटेरियल को बाहर निकालना, या फूड मटेरियल के साथ साथ हमारे प्रोटीन है बॉडी में, हार्मोन है और एंजाइम्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक्सोसाइटोसिस का यूज होता है। जैसे एंडोसाइटोसिस है, उससे का ठीक उल्टा प्रोसेस जो होता है वो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से सेल में जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर होता है सेल का। लेकिन प्लांट सेल में इस प्रोटेक्टिंग लेयर के ऊपर में एक और लेयर होता है, और उस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है, ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देता है। अरे भाई, इनको तो स्ट्रेंथ देना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके पास तो स्केलेटन नहीं है। स्केलेटन नहीं है तो स्ट्रेंथ चाहिए। इतने बड़े बड़े पौधे आपको दिखते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे दिखते हैं, उनको स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा? तो उनको स्ट्रेंथ के लिए होता है, वो होता है सेल वॉल होता है। प्लांट में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि और जगह पे भी सेल वॉल नहीं होते हैं। बिल्कुल, बैक्टीरिया में भी होते हैं, ग्रीन एल्गी में भी होते हैं, और फंजाई जो होता है उसमें भी सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन प्लांट में जो मिलने वाला सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। ग्रीन एल्गी में ये पेप्टाइडी ग्लाइकोजन का बना होता है, जबकि ये कुछ फंजाई में, मैक्सिमम फंजाई में, ये काइटिन का बना हुआ होता है। सेल वॉल जो होते हैं, सेल वॉल के यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर इसके तीन पार्ट हैं। एक पार्ट जो है वो मिडिल लेमिना है, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है मिडिल लेमिना। मिडिल लेमिना मतलब बीच, दो सेल के बीच में मिडिल लेमिना पाया जाता है, जो एक प्रकार से दो सेल के बीच को जोड़ने का काम करता है, और ये बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। जब फूड की रैपरिंग होती है, तो इसी मिडिल लेमिना में, जो मिडिल लेमिना होता है वही राइप होता है, वहीं से ही फूड जो है वो की रैपनिंग होती है। इसके बाद में प्राइमरी वॉल होता है सेलुलोज का, और ये प्राइमरी वॉल जो है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल जेल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर एमार्फस स्ट्रक्चर होता है, और यही जो है इसी में ही सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रस इसमें एम्बेडेड रहते हैं। फिर इसके बाद में जो मैच्योर सेल हो जाते हैं, जिनमें सेल डिवीजन खत्म हो जाता है, उनके बीच बीच में और सेल का डिपोजिट और कुछ मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, और डिपोजिशन होने के बाद में सेकेंडरी वॉल का भी फॉर्मेशन होता है। दो सेल को जोड़ने के लिए भी कुछ पोरस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं, और इस पोरस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और इस प्लाज्मोडेस्मेटा का काम होता है कि ये सेलुलर ब्रिज, दो सेल के बीच में ब्रिज के समान काम करता है, जिससे कि मटेरियल का यहाँ से वहां तक एक्सचेंज हो सकता है। अब आप लोगों ने वो क्वेश्चन लगाना है, तो क्वेश्चन लगाने के लिए पहले जो मैंने सेल का वीडियो डाला है वो जरूर देखेंगे। उस सेल के वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, तो मैंने आंसर बता दिया है, लेकिन सर आपको भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमने पढ़ा है, ये आपको फील होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए। पहला है मोस्ट सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ, ये तो भी मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन बता ही दिया है। इसका आंसर बी है, पीएलपी लेयर प्रोटीन एंड लिपिड लेयर से मिलकर के बना हुआ रहता है। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, प्रोकैरियोट मतलब आपके जो बैक्टीरिया आ गए उसमें भी हो गए, एल्गी सेल में भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका आंसर है ऑल दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सेल वॉल पर। सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज मेड ऑफ। बहुत सारे फंजाई का सेल वॉल किसके बना होता है? तो काइटिन से मिलकर के बना हुआ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द सेल इज रिफर टू एज द सुसाइडल बैग आर द डिस्पोजेबल यूनिट? तो ये है लाइसोसोम। अभी इसी वीडियो में भी इसकी बात चल रही है, तो लाइसोसोम है। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम? अब आप देखिए कि सेल, जब मैंने सेल का वीडियो बताया उसमें दिखाया है कि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, लेकिन यदि यहाँ पर आंसर राइबोसोम नहीं है तो इसका आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्म में जब राइबोसोम होता है, जुड़ा होता है, अटैच्ड होता है, तब उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि कहीं इसमें राइबोसोम दिया होता तो उसका आंसर होता राइबोसोम। बिसाइड न्यूक्लियस डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, और कहीं पर भी होता है, बिल्कुल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का ऑटोनोमस बॉडी भी कहा जाता है। ये अपना खुद से ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, इसीलिए सेल के भीतर में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑटोनोमस बॉडी भी है। अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन इन विच सेल व्हेन प्लेस्ड विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। यदि किसी भी सॉल्यूशन में हमने सेल को रख दिया और उसके अंदर में पानी चला गया, मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो सेल की तुलना में क्या होगा? वो सेल की तुलना में हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक होगा तभी तो अंदर जाएगा। तो ये आंसर है हाइपोटोनिक। द एनिमल सेल विच डज नॉट हैव न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए रेड ब्लड सेल जो है वो 120 डेज में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल। वीडियो में आपको बता दिया गया है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय सिडन एंड सॉन। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। किचन ऑफ सेल खाना कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें यहाँ पर टिक लगाना मैं भूल गई हूँ, तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम आर फाउंड इन। राइबोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में तो बिल्कुल नहीं होता। साइटोप्लाज्म में होता है, बिल्कुल सही आंसर है। ओनली इन यूकेरियोट नहीं भाई, ये प्रोकैरियोट में भी मिलता है ना? तो इसका आंसर है इन द साइटोप्लाज्म। फिर अगला क्वेश्चन है ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ। प्लांट सेल में क्या नहीं होता जो एनिमल सेल में पाया जाता है? तो उसका आंसर है सेंट्रियोल। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स लिबरेट हीट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन द बॉडी मेम्ब्रेन? बिल्कुल इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब पावर हाउस है, पावर देगा तो एनर्जी भी देगा, तो एनर्जी ही देगा तो हीट भी देगा। तो इस तरह से आप लोग जो नीट की तैयारी करने वाले हैं, फाउंडेशन लेवल में हैं, वो भी मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।